नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लॉ लैक्सेस सिंप्लीफाइड। ये जो लेक्चर की सीरीज़ है, इसमें जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेजरली जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अक्सर इस टॉपिक के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें कल्पेबल होमोसाइड विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 299 एंड मर्डर विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 300, कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। तो आज का जो लेक्चर है हम उसमें इसी को जानने की कोशिश करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लॉ ऑफ क्राइम्स सब्जेक्ट के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर की जब हम बात करते हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, कल्पेबल होमोसाइड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 299। कौन सा सेक्शन में आता है? सेक्शन 299। अब देखिए दोस्तों, जब हम सेक्शन 299 की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए या हमें ये पता होना चाहिए कि ये आईपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि कल्पेबल होमोसाइड की बात करें, यानी कि एक ऐसा एक्ट जिस एक्ट की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको हम कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं। उस डेथ को कब हम मर्डर कहेंगे वो हम अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पिनल कोड टॉक्स अबाउट कल्पेबल होमोसाइड एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी डील्स विद द मर्डर, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नाउ देयर इज अ faint line difference between both of them. This frequently causes problem to advocates, even to legal practitioners, that where to lie the case because of the minor difference. तो मेजरली जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर वो जो लीगल नॉलेज रखना चाहते हैं या लीगल नॉलेज रखते हैं, उनको हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे डिफरेंशिएट करें दोनों को। तो आज का जो मेजर ये लेक्चर है हम इसमें डिफरेंस की ही बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप लोग सब जानते हैं कि एक ब्रॉडर टर्म होता है, एक नैरो टर्म होता है। तो आई कैन से कि जब मैं कल्पेबल होमोसाइड की बात कर रहा हूँ, कल्पेबल होमोसाइड, तो इट्स अ जीनस यानी इट्स अ ब्रॉडर टर्म। वेर जब मैं मर्डर की बात कर रहा हूं तो मर्डर इज बेसिकली अ स्पीसीज, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड्स आर नॉट मर्डर। इट मीन्स whatever act is being covered under murder, all those acts are culpable homicide, but it doesn't mean that all the acts because of which a person has been has got dead और जिसकी मृत्यु हो गई है उसको हम मर्डर के अंदर इंक्लूड करें। तो क्या है, देखिए, जो जब हम कल्पेबल होमोसाइड की बात करते हैं जो कि अंडर सेक्शन 299 के अंदर कवर हो रहा है, ये बेसिकली क्या कहता है, एक बार रीड कर लेते हैं। कल्पेबल होमोसाइड मीन्स द अनलॉफुल किलिंग of human being, and this killing becomes murder when the act firstly fulfill all the conditions of section 299 and then section 300। यानी कि हम किसी भी एक्ट को मर्डर की डेफिनेशन में तब इंक्लूड करेंगे जब वो 299 सेक्शन को तो कवर कर रहा है, साथ ही साथ में वो 300 के अंदर दी हुई कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहा है, तभी वो कंडीशन, वो सिचुएशन, वो एक्ट मर्डर कहलाएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें कैटेगराइजेशन करना पड़ता है इसका, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी होती है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई है और वो डेथ का जो कॉज है या अक्यूज्ड है उसको हम मर्डर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो इस तरह का जो एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वहीं पर ऐसा एक्ट जिसकी वजह से डेथ हो जाती है फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस,
वहाँ उस एक्ट को हम बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग दी मर्डर। तो एक बार रीड करते हैं तो उससे और अच्छा आइडिया लग जाएगा। देखते हैं। तो कैटेगराइजेशन, देयर आर टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज कल्पेबल होमोसाइड amounting to murder, the act which fulfills the conditions of section 299 and then first part of section 300, उसको हम बोलेंगे culpable homicide amounting to murder। यानी कि दोनों sections की condition जहां पर fulfill हो रही है उसी को हम बोलेंगे amounting to murder, यानी ऐसा culpable homicide जिसको हम murder कहेंगे। दूसरी condition आती है हमारे पास culpable homicide not amounting to murder। इस एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, दिस एक्ट which fulfills the conditions of section 299 but either does not fulfill the conditions laid down in section 300 or lies in exception to section 300। यानी कि दो सिचुएशन है कि वो सेक्शन 299 में तो आ रहा है पर सेक्शन 300 के अंदर जो एक्सेप्शंस डाले गए हैं, जो एक्सेप्शंस की कंडीशंस है, अगर उसमें से किसी भी पार्ट में वो एक्ट कवर हो रहा है तो वो एक्ट विल नॉट कवर अंडर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो ये मर्डर में इंक्लूड नहीं होगा। इट विल बी बेसिकली अ कल्पेबल होमोसाइड व्हिच इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इफ द एक्ट कम्स, अगर इन पांचों एक्सेप्शन में से एक्ट आ रहा है, मतलब पांचों एक्सेप्शन में से कोई भी एक्ट आ रहा है तो वो मर्डर नहीं है, लेकिन अगर पांचों एक्सेप्शन उस कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो दिस विल कंसिडर्ड एज कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, नाउ कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं अपन, एक एक पॉइंट को देखते हैं तो कंपैरिजन से और इजी हो जाएगा। ठीक है, लेट अस कंपेयर बोथ द सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि सेक्शन जो 29 है और 300 है उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों के अंदर एक ही स्टेटमेंट यूज हो रहा है। स्टेटमेंट क्या है? एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यानी कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये होती है कि उस दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो अक्यूज्ड है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए किसी को मारने की। ठीक है, कॉजिंग डेथ, मतलब इस तरह की इंटेंशन कि उसकी एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाए। राइट, तो दोनों सेक्शन हैज बीन यूज्ड इन सेक्शन 299 एंड 300 बोथ। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अगर दोनों ही एक ही चीज है, एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखते हैं। समटाइम्स एन इंटेंशनल एक्ट दैट कॉज डेथ विल नॉट अमाउंट टू मर्डर बिकॉज इट फॉल्स अंडर द 5 एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 300। जो मैं आपको एक्सेप्शन बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो एक्सेप्शन 300 के अंदर अगर कोई भी एक्ट इंक्लूड होता है तो वो मर्डर के अंदर नहीं माना जाता। दैट कम्स अंडर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो एक्सेप्शन क्या क्या है बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो देयर आर 5 एक्सेप्शंस जिसके अंदर अगर कोई भी एक्ट इंक्लूड होता है तो हम उसको मर्डर नहीं मानते। कौन कौन से हैं 5 एक्सेप्शंस? देखते हैं। पहला, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सेकेंड, right to private defense of a person or property. Third is exercise of a legal power. Fourth is sudden fight, and fifth is consent. These are the 5 exceptions. I will not be going in depth for these 5 exceptions क्योंकि ये आने वाले लेक्चर सीरीज में मैं कवर करूंगा। तो अभी हम सब डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है? तो अगर मैं कहूँ कि कोई भी इंटेंशनल एक्ट है जो कि फुलफिल कर रहा है कंडीशन ऑफ सेक्शन 299, सेक्शन 299 की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट इट गोज टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेक्शन 300 एक्सेप्शन, और वो फर्स्ट पार्ट की जगह कहाँ जा रहा है? सेकंड पार्ट, जो कि क्या है? एक्सेप्शन किसके? सेक्शन 300 के। तो उस एक्ट को हम मर्डर नहीं कहेंगे, यानी कि दैट एक्ट डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। नाउ तो दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस व्हिच वाज टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। ठीक है, अगर एक्सेप्शंस में इंक्लूड हो रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम मर्डर नहीं मानेंगे। सेकंड पॉइंट डिफरेंस, whoever caused death by performing an act with the intention of causing such bodily injury as it likely to cause
डेथ, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट किसी ने किया है, अक्यूज ने करा है बेसिकली, विद एन इंटेंशन, एक ऐसी इंटेंशन के साथ कि उस एक्ट की वजह से उसको ऐसी बॉडीली इंजरी हो जाए और उस बॉडीली इंजरी की वजह से इट कैन लीड दैट पर्सन टू डेथ। तो उस केस में हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि वो मर्डर है। वो क्या है? मर्डर है। ठीक है। नाउ कंपेयरिंग दिस पार्ट, एक बार कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयरिंग दिस पार्ट 299 with 300, that if an act is done with an intention of causing such bodily injury where the offender knows that it is likely to cause death of the person to whom the harm is caused, और जो सेम चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी वही इसमें लिखी हुई है। If the act is done with an intention of causing such bodily injury to any person and where the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of a nature to cause death, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में आपका कोई ना कोई एक्ट ऐसा था जिसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ हो जाए। और दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सेकंड जो थर्ड पैरा है उसमें इस तरह से कह रहा है कि कोई एक्ट है जो कि किसी इस तरह के इंटेंशन से किया गया है जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए, बॉडीली इंजरी हो, इस तरह की बॉडीली इंजरी हो कि अगर कोई पर्सन इंजर होता है और वो इस इंटेंशन से उसको इंजर कर रहा है कि वो इंजरी एक नॉर्मल कोर्स और या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के अंदर डेथ कर सके, उसकी डेथ हो जाए या वो इंसान मर जाए, तो हम उसको मर्डर कहेंगे। ठीक है। वहीं पे जो सेकंड पैराग्राफ था वो ये कह रहा था कि दैट इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन, एक्ट किया विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, कि इस तरीके की बॉडीली इंजरी हम कॉज कर रहे हैं, where the offender accused, जिस पर्सन का एक्ट है, where the offender knows that, उसको पता होता है that it is likely to cause death of a person to whom the harm is caused। अब देखिए यहाँ दो तीन एलिमेंट हैं समझने वाले, बार बार में जो आपको यहाँ सुनने को और समझने को मिलेंगे। तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, बॉडीली इंजरी, किसी की शरीर को नुकसान पहुंचा, बॉडीली इंजरी। दूसरा, इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन थी उसको नुकसान पहुंचाने की या उसको मारने की। तीसरा, आपको ये नॉलेज थी कि आपकी एक्ट की वजह से उस इंसान की डेथ हो सकती है। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं वो क्या बनाएंगे? जब ये तीनों एलिमेंट, फर्स्ट बॉडीली इंजरी, सेकंड इंटेंशन और थर्ड जब नॉलेज, ये तीनों एलिमेंट होते हैं, तो दिस इज कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, राइट। लेकिन अगर दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बॉडीली इंजरी और दूसरा इंटेंशन, तो उसको हम बोलेंगे कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है। अब इंडिविजुअल को पढ़े, लाइंस को पढ़ते हैं। हियर फॉर दिस पार्ट वी कैन क्लियरली सी दैट एन एक्ट व्हेन डन विद एन इंटेंशन बट नॉट विद द नॉलेज विल नॉट अमाउंट टू मर्डर and it will be culpable homicide not amounting to murder। This was the second part। ठीक है। वहीं पे अगर ये तीनों पार्ट इंक्रीज होते हैं, तीनों इंक्लूड होते हैं, तो हम उसको कहेंगे culpable homicide amounting to murder। Now moving forward, but if there is an absence of knowledge and the bodily injury intended to be inflicted in the ordinary course of nature is sufficient, it is amount to मर्डर। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि बॉडीली इंजरी दैट इज सफिशिएंट, यानी कोई भी ऐसी बॉडी इंजरी जिसकी वजह से, जो इंटेंशनली किसी को कॉज कर रहा है, किसी को इंजरी कॉज कर रहा है, किसी भी ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर उसकी वजह से, उस एक्ट की वजह से किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, तो वो कहलाएगा मर्डर, कहलाएगा मर्डर। वो सफिशिएंट होता है। तो डेथ प्लस इंटेंशन, किसी की डेथ हो जाए आपके एक्ट की वजह से और आपकी इंटेंशन हो, अगर ये दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, तो दिस इज कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट। ओके। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जब हम बात कर रहे हैं, तो ये बोलता है कि इफ अ पर्सन कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एन एक्ट टू कॉज अ डेथ, यानी कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? नॉलेज।
ये बोल रहा है कि इफ अ पर्सन कॉज डेथ, अगर एक पर्सन किसी को उसके एक्ट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है किसी एक्ट के द्वारा, किसी एक्शन के द्वारा, विद द नॉलेज, और उसको नॉलेज होती है कि दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट, कि उस एक्ट की वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट कंडीशन लेड डाउन इन सेक्शन 299, ये लास्ट कंडीशन है 299 की। तो अगर लास्ट कंडीशन वाला पार्ट आ जाता है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम उसे नॉट अमाउंटिंग में डालेंगे या अमाउंटिंग में डालेंगे, यानी नॉलेज वाला एलिमेंट जहां पर आएगा दैट इज बेसिकली अमाउंटिंग टू मर्डर। नाउ सो इफ वी रेज द डिग्री a bit higher then the act will fall under 300 section 300। यानी देखिए यहाँ पहले तो 3 पॉइंट नॉलेज, इंटेंशन और बॉडीली इंजरी की बात हुई। दूसरी चीज बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या कहना चाह रहा है? डिग्री ये सिंपल सा एक पॉइंट रखना चाह रहा है कि किसी को भी एक्ट को करने का कोई डिग्री होता है। मान लीजिए मैं किसी के 2 स्लैप करता हूँ फेस पे और किसी को मैं स्टिक से मारता हूँ, तो दोनों में डिग्री ऑफ बॉडीली इंजरी अलग अलग होगी। शायद मैं किसी को 2 थप्पड़ मारूं या 2 स्लैप करूं तो उससे उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसी इंसान को अपनी स्टिक से, मोटी स्टिक, अच्छी खासी हैवी स्टिक से मैं मारना शुरू करता हूं तो हो सकता है उसको हैवी बॉडी इंजरी हो और उस हैवी बॉडी इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो जाए, राइट। तो डिग्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे पढ़ते हैं। इफ द पर्सन committing the act has the knowledge that it is so eminently dangerous that it will in all probabilities cause death or such bodily injury as is likely to cause death, thereby he commits such an act without an excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid amount to murder। तो ये किस में इंक्लूड होगा? ये मर्डर में ही इंक्लूड होगा, राइट। अब नॉलेज जो है वो ऑब्वियसली बात है दोनों केसेस के अंदर है, बट दोनों केसेस के अंदर एक छोटा सा जो डिफरेंस है जो मैंने कहा वो है डिग्री का। नॉलेज दोनों को थी कि भाई मैं मारूंगा तो बॉडीली इंजरी होगी और उससे मेरे एक्ट से कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, बट दोनों का एक्ट जो था वो डिग्री वाइज, इंटेंसिटी वाइज डिफर कर रहा था। 2 स्लैप और एक स्टिक से मारना, दोनों डिफरेंस है, ठीक है। मैं किसी को मार रहा हूँ स्टिक से और मैं किसी को सॉर्ड से मारा मैंने, तो इंटेंसिटी और बढ़ गई। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी आपकी वो सेक्शन 300 के अंदर कवर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें वही एग्जांपल दे रखा है। आई हैड अ नॉलेज दैट इफ आई गिव वेरी टाइट 2-3 स्लैप टू एन ओल्ड पर्सन हु इज वेरी वीक ही मे डाई ड्यू टू अ नर्वस शॉक। ऑब्वियस सी बात है, किसी ओल्ड एज आदमी जो कि बहुत वीक है, अगर मैं उसको 2-3 स्लैप भी करूं तो हो सकता है उससे उसकी डेथ हो जाए क्योंकि वो वीक है, एंड आई हैड द नॉलेज ऑफ द सेम, एंड इफ ही डाइज इट विल बी कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। यहाँ इंटेंसिटी थोड़ी सी कम थी, ठीक है। नाउ बट व्हाट इफ आई स्टार्ट बीटिंग हिम सो सिवियरली दैट ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट, नोइंग दैट द मैन इज सो वीक दैट ही विल नॉट एबल टू बियर द पेन एंड ही विल गोइंग टू गेट डाइड even for a second, and if he dies it will be culpable homicide amounting to murder। डिफरेंस समझ में आया? एक में इंटेंसिटी थी कि सर ऑब्वियसली बात है कि 2 हम स्लैप मारेंगे तो उससे कैसे मर सकता है इंसान, लेकिन वो इतना वीक था कि 2 स्लैप से ही उसकी डेथ हो गई, वो बेयर नहीं कर पाया वो 2 स्लैप भी। लेकिन वहीं पर हम उसी ओल्ड मैन को स्टिक से मारे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो विल रिजल्ट टू डेथ। पहला केस के अंदर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेकंड केस में अमाउंटिंग टू मर्डर। पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 299 और 300 का जो पनिशमेंट है वो बेसिकली सेक्शन 302 और 304 के अंदर होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं इन सेक्शंस की, तो पनिशमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो मर्डर का जो पनिशमेंट होता है इट इज गिवन इन सेक्शन 302, वेयरएज जब हम बात करते हैं कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 304। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या क्या पनिशमेंट होता है, इसको भी हम अपने अगले लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कब हम किसी एक्ट को, कब एन एक्ट जो है मर्डर हो जाता है, इसको कंक्लूड करते हैं अपन। तो हमने ये जो भी लेक्चर में पढ़ा और समझा उससे एक चीज क्लियर हो गई कि वी कैन से दैट एन एक्ट बिकम्स मर्डर ओनली व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कल्पेबल होमोसाइड। मर्डर है तो मर्डर का पहला
क्राइटेरिया जो है वो कल्पेबल होमोसाइड होना चाहिए, कंप्लाइज विद कंडीशन अंडर सेक्शन 299, यानी 299 सेक्शन के कंडीशंस को कंप्लाई करना चाहिए. देन इट फिट्स इन सेक्शन 302. पैरेलल टू दैट सेक्शन 299 के साथ वो 300 सेक्शन में फिट हो पर एक्सेप्शंस में फिट ना हो. ओके. Second point, the intensity and the degree of murder are much more higher, like hitting someone with bat or stick and hitting someone with sword is totally different. ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बेसिक चीज़ का हम सबको नॉलेज है, ठीक है. तो आशा करता हूँ, आई होप दैट आपको ये मेरा लेक्चर, ये मेरा छोटा सा एक लेक्चर जो है विच इज़ बेसिकली telling you about the difference between culpable homicide and murder समझ में आया होगा. तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए. उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मुझे मेरे लेक्चर्स को इसी तरह से सपोर्ट करेंगे और देखते रहेंगे. फिलहाल के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच.